हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 बेसिक्स ऑफ एआई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल ट्यूटोरियल एआई CS IT। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई बायस, डिस्कस इन डिटेल विद सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एआई बायस क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। तो एआई बायस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें क्या होता है, देखिए कि बायस का मतलब होता है कि जो डेटा हम लेते हैं उस डेटा को लेने के लिए आप कौन कौन से कंसर्न जो है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो उसी को एआई बायस कहा जाता है। देखिए, एआई बायस इज द अंडरलाइंग प्रेजुडाइज इन डेटा दैट्स यूज्ड टू क्रिएट एआई एल्गोरिथम्स which can ultimately result in discrimination and other social consequences। तो देखिए, डेटा जो आता है उसके बाद हम उस पे जो चीजें यूज करेंगे तो वो क्या है, तो उसमें उसको कैसे अलग करेंगे और क्या क्या चीजें उसमें आएगी। तो सब चीज मिला करके जो होता है उसे हम एआई बायस कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्रुप या तो एक स्पेसिफिक एज या तो एक स्पेसिफिक पर्सन या तो स्पेसिफिक चीज के रिलेटेड होता है। ग्रुप पर्सन ले लीजिए या तो जैसे मेल फीमेल होता है उस हिसाब से देखिए, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन वहां पे होता है और उसके रिजल्ट भी ऐसे हमें मिलते हैं। तो उसे हम बायस कह सकते हैं। आगे लिखा है, एआई बायस कैन क्रैप इनटू एल्गोरिथम्स in several ways. AI systems learn to make decisions based on training data, which can include biased human decisions or reflect historical or social inequities, even if sensitive variables such as gender, race, or sexual orientation are removed. Amazon stopped using a hiring algorithm after finding it favored applicants based on words like executed or captured that were more commonly found on men's resumes. For example, another source of bias is flawed data sampling, in which groups are over or underrepresented in the training data। तो ट्रेनिंग डेटा में जो चीजें आती है उसके हिसाब से यहाँ पे वो रिजल्ट हमें देता है। तो यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल दिया है। तो वहां पे क्या होता था कि जो मैन होते हैं उनके रिज्यूम में कुछ वर्ड आते थे तो उसको समझ करके उसी को ये रिकमेंड करता था। तो जो रूल्स होते हैं, जो एल्गोरिथम्स में जो चीजें लिखी है, तो जो ट्रेनिंग डेटा में प्रोवाइड की होगी तो उसी प्रकार से काम करेगा ये। तो ये यहाँ पे हो गया बायस। वो जैसे हम लोग सामने बैठे तो कुछ चीज हम डिसीजन लेते हैं वो ये नहीं ले पाएंगे। ये डायरेक्टली क्या करेंगे कि ये रूल लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो जो ऑलमोस्ट सही नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम्स को मैनिपुलेट भी किया जाता है। मेजरली ऑल द वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव अ फीमेल वॉइस। इट इज ओनली नाउ दैट सम कंपनीज हैव अंडरस्टूड दिस बायस एंड हैव स्टार्टेड गिविंग options for male voices, but since the virtual assistant came into practice, female voices are always preferred for them over any other voice. Can you think of some reasons for this? यही लिखा है कि जैसे हम वॉइस असिस्टेंट देखेंगे तो वो सारे फीमेल के वॉइस में होते हैं, मेल के वॉइस में अभी अभी कंपनी ने शुरू किया। दूसरा एग्जांपल, इफ यू सर्च ऑन गूगल फॉर सलोन्स, द फर्स्ट फ्यू सर्चेस आर मोस्टली फॉर फीमेल सलोन्स। This is based on the assumption that if a person is searching for a salon, in all probability it would be a female. Do you think this is a bias? If yes, then it is a negative bias or positive one. तो आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं सलून, और सलून जनरली क्या होता है कि मेल के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पे फीमेल के लिए आएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, What do you understand by data privacy? Discuss in detail with some examples। तो डेटा प्राइवेसी क्या होता है? डेटा प्राइवेसी sometimes also referred to as information privacy is an area of data protection that concerns the proper handling of sensitive data, including notably personal data, but also other confidential data such as certain financial data and intellectual property data, to meet regulatory requirements as well as protecting the confidentiality and immutability of the data. It focuses on how to collect, process, share, achieve and delete the data in accordance with the law। तो यहाँ पे प्राइवेसी जैसे हम जानते हैं, व्हाट्सएप प्राइवेसी का भी बीच में वो हुआ था बहुत सारा झमेला। तो वो झमेला होने का वजह क्या था, तो उसका रीजन यही था कि प्राइवेसी क्या होती है, जब हम कोई चीज यूज करते हैं, जैसे ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया या तो कोई भी टूल हो गया, तो जब हम यूज करते हैं तो हम कुछ डेटा वहां पे एंटर करते हैं, कुछ डेटा रिसीव करते हैं। तो जो हम हमारा डेटा एंटर करते हैं तो उसको एक्सेस करना, उसको वहां पे स्टोर करना, उसको डिलीट करना, तो ये सारी जो चीजें हो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेसी। प्राइवेसी इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल हु कैन एक्सेस, ऑब्जर्व और यूज समथिंग दे ओन, सच एज देयर बॉडीज, प्रॉपर्टी, आइडियाज, डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, फोटोज डालते हैं या तो और भी कोई चीजें जो हमें इनपुट करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है,
तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर होगी। कंट्रोल इज एस्टेब्लिश थ्रू फिजिकल, सोशल और इंफॉर्मेशनल बाउंड्रीज दैट हेल्प to prevent unwanted access, observations or use. For example, a physical boundary such as locked front door helps prevent others from entering a building without explicit permission in the form of key to unlock the door or a person inside opening the door. तो एक एग्जांपल दिया है। दूसरा, a social boundary such as members only club only allows member to access and use club resources. Third one, an informational boundary such as a non-disclosure agreement restricts what information can be disclosed to others. Privacy of information is extremely important in this digital age where everything is interconnected and can be accessed and used easily. तो अभी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और पिछले कुछ सालों से तो बहुत ही, और अगर पिछले साल की बात करें तो तब से ज्यादा हो गया, ताकि अब ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ताकि 90% ऑफ द वर्क अभी कहां से होता है, ऑनलाइन होता है। तो सब लोग ऐप यूज करते हैं, वेबसाइट यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज करने लगे हैं। तो इसलिए अभी के टाइम में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। द पॉसिबिलिटी ऑफ आवर प्राइवेट इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सट्रीमली वल्नरेबल आर वेरी रियल, विच इज वाई वी रिक्वायर डेटा प्राइवेसी। तो यहाँ पे ये होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई, एमएल एंड डीएल, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आपको यूनिट 1 में मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे है वही चीज, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाई डू एप्स कलेक्ट डेटा इन आवर फोन। तो क्यों कलेक्ट करते हैं डेटा, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे है। तो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर मेनी मेजर कंपनीज इज द डिवाइस विच ऑल ऑफ अस हैव इन आवर हैंड्स ऑल द टाइम, स्मार्टफोन्स. Smartphones have nowadays become an integral part of our life. Most of us use smartphones more than we interact with people around us. For the facilities that smartphone provides us, app need a lot of data which is collected from the user, like detail about your face, browsing history, or your geographic location, contact list, etc. This data is collected with user's consent, which he she gives at the time of installing an app by clicking on yes or allow options, which clearly means that we ourselves are giving permissions to the apps. Permissions by themselves are harmless and even useful to provide users a good mobile experience. This data is collected to provide us with a lot of facilities and features which have made our lives easier. Another reason to collect the data is to provide us with customized recommendations and notifications according to our choices. One more reason to collect the data is to make their app मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। तो ये सारे रीजन है कि आपको अच्छा बनाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए, और कुछ चीजें जो जरूरी होती है आप जब यूज करते हैं तो उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। शुड आई रिप्लेस लेबरियस जॉब्स, शुड एआई रिप्लेस लेबरियस जॉब्स, इज देयर एन ऑल्टरनेटिव फॉर मेजर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा यस, एआई शुड रिप्लेस लेबरियस जॉब्स. AI can replace laborious jobs like lifting of heavy items, working in mines. तो माइंस में भी क्रेन्स जैसे आ गए, मशीन, ऐसे रोबोट भी बनाए जाते हैं और रोबोट से वो काम लिया जा सकता है. AI can indeed automate most repetitive and physical tasks. तो जहां पे कुछ चीजें ऐसी होती है तो वहां पे ऑटोमेट किया जा सकता है. डेटा एंट्री का काम जैसे है तो एक ही चीज, एक ही तरीके का काम होता है, तो वो भी रोबोट के जरिए यहाँ पे किया जा सकता है, एल्गोरिथम लिख करके. इन फ्यूचर AI वुड बी अ गुड ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन. तो आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज हो सकता है. और नो, अगर नो है तो क्यों? एआई शुड नॉट रिप्लेस लेबरियस जॉब्स कंप्लीटली, एज इफ इट रिप्लेस लेबरियस जॉब्स कंप्लीटली देन देयर विल बी नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर द डेली वेज वर्कर्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अपनी इंडिया में तो खास, क्योंकि इंडिया में सारी चीजें ला दी जाएगी, तो यहाँ पे मतलब जो लोग हैं जो हर रोज कमा के खाते हैं तो वो अपनी फैमिली कैसे चला पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. So industry owners can use some machines but more of manpower. Hence the production will not get affected as humans are smarter than machines since they were the ones who invented AI. Note, as this is an open-ended question, so both answer yes no are correct, but it must be with correct justification. तो ये दोनों यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे आप जस्टिफाई इसे कर सकते हैं अपने हिसाब से. तो नीचे भी ये कोई दिया है कि ऑल्टरनेटिव कोई है मेजर अनएम्प्लॉयमेंट का. तो AI taking over laborious jobs won't create unemployment. It is just a groundless fear. The standard view of technical change is that some jobs are displaced by the substitution of machines for labor.
but that the fear of total displacement is misplaced because new jobs are created largely due to the technology fueled increase in productivity. Humans have always shifted away from work suitable for machines and to other jobs. Second है, the basic fact is the technology eliminates jobs, not work. तो हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, बट क्या होता है, सिर्फ जॉब शिफ्ट होती है, काम शिफ्ट नहीं होता, काम जो करते हैं वो वैसे ही चलता है. तो यहाँ पे ये चीज मेंशन की है. इफ दिस लेवल ऑफ एआई रिवोल्यूशन विल हैपन, लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड. फॉर एग्जाम्पल 20-30 years ago, being an accountant was lucrative job, but AI took over this job, but this created a lot of opportunities. It raised the demand of a software engineer, data scientist, etc. It will open doors to skillful jobs rather than doing laborious tasks. Thus, we will able to cope up with level of major unemployment if AI took over laborious jobs. तो ले लेंगे तो यहाँ पे अच्छी चीज होगी इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि स्किल पर्सन यहाँ पे मिलेंगे. और ऐसे मतलब जो है इसके लिए स्किल होना जरूरी है, तो जिनके पास स्किल है उनके लिए अच्छा हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है. एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस becomes more and more powerful, their ability to accomplish tedious tasks is becoming better. Hence, it is now that AI machines have started replacing humans in factories. While people see it in negative way and say AI has the power to bring mass unemployment and one day machines would enslave humans, on other hand, other people say that machines are meant to ease our lives. If machines overtake monotonous and tedious tasks, humans should upgrade their skills to remain their master always. What according to you is better approach toward this ethical concern? Justify your answer. तो यहाँ पे ethical concern लिखा गया है कि भाई जैसे ये सारे काम दिए जाएंगे तो ये मशीन जो है वो मशीन्स है, और ह्यूमन जो है वो अपना इंटेलिजेंस यूज करता है. इतना इंटेलिजेंस मशीन के पास नहीं होता. मशीन के पास क्या होता है, जितना ट्रेनिंग दिया उतना काम करेगा. ह्यूमन के पास इससे भी ज्यादा है. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पे AI taking over laborious jobs won't create unemployment. It is just a groundless fear. तो वही का वही आंसर जो है वो रिपीट किया है कि एक फियर है ऐसा कि ऐसा होगा, लेकिन सही में ऐसा होगा या नहीं उसके बारे में हम अभी से नहीं कह सकते. और होगा भी तो भी क्या होगा कि वो चलाने के लिए तो कोई बंदा चाहिए. आपके पास एक मशीन है पर उसे ऑपरेट करने के लिए भी जॉब के लिए कोई पर्सन चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, तो जो उसको ऑपरेट कर पाए. तो वो यहाँ पे ऐसे स्किल वाले व्यक्ति की डिमांड बढ़ेगी, और ये स्किल्स जो है जिनके पास है वो जॉब यहाँ पे पाएंगे. तो जो अभी टीडीएस टास्क है, ऐसे टास्क है जो लेबर के द्वारा किए जाते हैं, उसको अगर इसमें कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके सामने स्किल लोगों की भी डिमांड बढ़ेगी. तो जिनके पास स्किल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पाएंगे. तो जो भी आप जैसे अभी स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक चीज में स्किल में आप अगर मास्टर हो गए तो आपके लिए वो जॉब आपके हाथों में होगा. तो ऐसे ये काम करेगा. तो यही चीज यहाँ पे है और यही एक्सप्लेन किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. लिस्ट डाउन वेरियस सेंसर्स दैट आर प्रेजेंट इन स्मार्टफोन. ऑल्सो लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ डेटा विच गेट्स कलेक्टेड थ्रू देम. तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरोमीटर किस लिए यूज होता है? हेल्प्स रनिंग एआर एप्लीकेशंस एंड ट्रैक स्टेप्स. तो एआर ऑगमेंटेड रियलिटी, तो उसके जो भी एप्लीकेशंस है, जैसे आपने स्नैपचैट देखा होगा, तो स्नैपचैट में एक फिल्टर आता है, एक एआर लोपा करके ऐप आता है, वो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर सकता है. तो उसमें भी ये ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क करती है. तो ये है. दूसरा है जीपीएस. तो जीपीएस हम सब जानते हैं, उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. तो ये क्या होता है कि लोकेशन हमारा ट्रैक करता है. फिर गायरोस्कोप, ओरिएंटेशन ऑफ डेटा, तो डेटा ओरिएंटेशन के लिए यूज होता है. मैग्नेटोमीटर, डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड डेटा. और बायोमेट्रिक सेंसर्स, फिंगरप्रिंट, इरिस, फेस डेटा, तो ये सारा डेटा होता है, वैसे करता है. तो यहाँ पे केस स्टडी में लिखिए, यहाँ पे है एआई एंड रोबोटिक्स हैव रेज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग लायबिलिटी. टेक फॉर एग्जांपल द सिनेरियो ऑफ एन ऑटोनोमस और एआई ड्रिवन रोबोट मूविंग थ्रू अ फैक्ट्री. Another robot surprisingly crosses its way and our robot draws aside to prevent collision. However, by this maneuver, the robot injures a person who can be held liable for damages caused by the autonomous system. तो ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था मेरे क्यूएनए में कि भाई कार जैसे ऑटोमेटिक अगर है, एक्सीडेंट हो गया तो इसके लिए कौन लायबल होगा. तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेम एनीवन इन सच सिनेरियो. हियर इज द सिचुएशन वेयर एआई एथिक्स कम्स इनटू द पिक्चर. हियर द चॉइसेस माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज रॉन्ग इन दिस केस. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड हेंस he she takes decision according to their moralities.
but still if someone is to liable, then it should be the programmer who has designed the algorithm of the autonomous vehicle, as she should have considered all the exceptional conditions that could arise. तो यहाँ पे जब प्रोग्राम बनाया उसी टाइम उसको सोचना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, तो जो इन फ्यूचर होने वाला है, तो जो फ्यूचर में होने वाला है तो उसके बारे में भी उनको पूरा सोचना चाहिए। उसमें एनिमल की बात की थी हमने कि एनिमल अगर टकरा जाता है, बीच रोड में आ जाता है, तो ये सिचुएशन भी उनको लेना चाहिए कि मानो अभी गाड़ी चल रही, बीच में एनिमल आ गया अचानक से, तो क्या होना चाहिए, ब्रेक लगनी चाहिए, या तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतलब अनवांटेड हो या तो हम नहीं चाहते। तो ये यहाँ पे वो आएगा। लिस्ट टू एआई एथिक्स, तो यहाँ पे एआई बायस, एआई एक्सेस, डेटा प्राइवेसी, एआई फॉर किड्स, तो ये यहाँ पे थे आपके क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चन। तो आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं जो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, एक वीडियो के पीछे मेरे 2 से सवा 2 घंटे चले जाते हैं। तो वीडियो को एडिट करना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, बनाना, मटेरियल पे थोड़ा सा फोकस करना, इसको रिसर्च करके फिर एक्सप्लेन करना, तो इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इस तरीके से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।